इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य में विश्व के इतिहास में ऐसी दो घटनाएं घटित हुई जिसने मानव जाति के विकास को सबसे अधिक प्रभावित किया, और ये दो घटनाएं थी औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति। और इस वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप एक कृषि प्रधान समाज था। कृषि का बोलबाला था यूरोपियन समाज में। मशीनें नहीं थी, जल शक्ति और वाष्प शक्ति का अभाव था, और हम कह सकते हैं कि केवल मानव श्रम और पशु श्रम ही ऊर्जा के एकमात्र स्रोत थे। बड़े उद्योगों और कंपनियों का अभाव था। एक व्यक्ति एक इकाई के रूप में कार्य करता था। यातायात के साधनों का भी अभाव था, और सिंपल शब्दों में हम कहें तो लाइफ वाज स्लो, सिंपल एंड स्लीपी। इस कृषि प्रधान समाज की पृष्ठभूमि में लगभग 1770 में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई। और जब यह औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई उस समय इंग्लैंड का शासक था जॉर्ज थर्ड। इसका कार्यकाल था 1760 से लेकर 1820 तक। तो जॉर्ज थर्ड के शासनकाल में 1770 के आसपास औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में लगभग 1770 में आरंभ हुई थी, इसने कृषि प्रधान समाज को एक औद्योगिक समाज में परिवर्तित कर दिया। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन इसने एक एग्रीकल्चर जो सोसाइटी थी उसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर उसका ट्रांसफॉर्मेशन इसने कर दिया, और इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन, निर्माण और वितरण की प्रणाली में परिवर्तन हुआ। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का जो प्रयोग था वो किया था एक फ्रेंच स्कॉलर था, फ्रेंच दार्शनिक था, लुई ब्लां। 1833 में जो फ्रेंच फिलोसोफर लुई ब्लां हैं, उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसके बाद में स्टुअर्ट मिल है, कार्ल मार्क्स है, उन्होंने टाइम पे आगे चल के इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। लेकिन जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस शब्द का यूज़ किया था, प्रयोग किया था, वो था फ्रेंच फिलोसोफर लुई ब्लां 1833। सबसे अधिक लोकप्रिय जो इस शब्द को बनाया वो था इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार थे आर्नल्ड टायनबी। इंग्लैंड के इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं, आर्थिक इतिहासकार हैं आर्नल्ड टायनबी। उन्होंने इस शब्द को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया। इन्होंने 1880-81 के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कई सारे लेक्चर्स या व्याख्यान दिए थे, और आगे चलकर ये व्याख्यान एक पुस्तक के रूप में प्रिंट हुए, और जिसका शीर्षक था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इनमें ये सारे जो व्याख्यान उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए थे वो सारे व्याख्यान एक पुस्तक के रूप में छपे, और इस प्रकार आर्नल्ड टायनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया। औद्योगिक क्रांति आम क्रांतियों जैसी नहीं थी। अन्य किसी भी क्रांति के बारे में हम जो सुनते हैं उससे ये भिन्न थी औद्योगिक क्रांति। इसमें कोई हिंसा, खून खराबा, उग्रता या उत्तेजना के लिए कोई जगह नहीं थी। ये सारे लक्षण इसमें नहीं थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का स्वरूप विकासवादी था। चूँकि औद्योगिक क्रांति से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इसलिए इसे क्रांति की संज्ञा दी गई। हम ये नहीं कह सकते कि औद्योगिक क्रांति एक पर्टिकुलर इस डेट से तो शुरू हुई और वहाँ जाके औद्योगिक क्रांति समाप्त हो गई। अगर औद्योगिक क्रांति के शब्द में कहें तो आज तक निरंतर रूप से उसके चरण बदल सकते हैं, लेकिन निरंतर रूप से औद्योगिक क्रांति जारी है, क्योंकि इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उत्पादन, निर्माण और वितरण के क्षेत्र में आज भी नित नए प्रयोग हो रहे हैं, नित नई प्रणालियाँ हमारे सामने आ रही हैं। औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव था वो सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं पड़ा, यानी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग समय पर औद्योगिक क्रांति ने प्रभावित किया। 1770 में जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई थी, इसने अगले 50 वर्ष तक इंग्लैंड और यूरोपीय देशों को प्रभावित किया। फ्रांस, अमेरिका और बेल्जियम आदि देशों पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव 1815 के बाद में ही पड़ा। और ईस्टर्न यूरोप के कुछ देश, तो जिसमें रूस को भी शामिल कर सकते हैं, पूर्वी यूरोपीय देश तो रूस के साथ में, जिसमें रूस भी शामिल था, 19वीं शताब्दी के अंत तक कृषि प्रधान बने रहे, यानी कि यहाँ औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त लगा। अब हम चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे,
या दूसरे शब्दों में हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति हम जैसा कि जान चुके हैं 1770 के आसपास इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। तो ऐसे क्या कारण थे कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आरंभ हुई? तो इसका पहला जो कारण है वो है पूंजी की उपलब्धता। औद्योगिक क्रांति से पूर्व 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति हुई इससे पहले, औद्योगिक क्रांति से पहले 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, और इसके फलस्वरूप कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? कृषि क्षेत्र में कृषि चक्र को अपनाया गया, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया और सिंचाई के साधन बढ़ाए गए। जो खेती के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसके फलस्वरूप ये सुधार, यानी कि कृषि क्षेत्र में कृषि चक्र को अपनाना, अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना, सिंचाई के साधन बढ़ाना, ये सारे कार्य इस कृषि क्रांति के अंतर्गत हुए और इसके फलस्वरूप कई गुना उत्पादन बढ़ गया। एक धनी कृषक था, काफ़ी पैसे वाला, चार्ल्स टाउनसेंट। उस धनी कृषक ने कृषि चक्र पद्धति को लागू किया और मुख्य रूप से उसने शलजम की खेती में इसे ये प्रारंभ किया था। कृषि चक्र पद्धति को शलजम की खेती में उसने शुरू किया था, इसलिए इसको चार्ल्स टाउनसेंट को टर्निप टाउनसेंट भी कहा जाता है। फिर एक अन्य कृषक है जेथरो ट्रल। जेथरो ट्रल ने सीड ड्रिल नामक यंत्र का आविष्कार किया जिसके अनुसार रेखांकित बीज बोए जाते थे। अब एक लाइन में बिल्कुल सधे हुए तरीके से बीजों की बुआई होना शुरू हो गया इस सीड ड्रिल नामक यंत्र के आविष्कार के बाद में। रॉबर्ट बैकवेल ने अच्छी नस्ल की भेड़ों पर उस समय कार्य किया। और इंग्लैंड का जो शासक है जिसका कार्यकाल बताया है जॉर्ज थर्ड का 1760 से 1820, तो ये जो शासक था इंग्लैंड का जॉर्ज थर्ड, ये फार्मर जॉर्ज के नाम से, किसान जॉर्ज के नाम से ये कृषि पर लेख भी लिखता था। तो कृषि के क्षेत्र में जो सारे परिवर्तन हुए इसके फलस्वरूप उत्पादन तो बढ़ा ही बढ़ा, परिणाम स्वरूप कृषि पूंजी उपलब्ध हुई। इसके साथ साथ व्यापारिक पूंजी भी उपलब्ध थी और ये व्यापारिक पूंजी जो है विदेशी व्यापार, दास व्यापार और समुद्री डकैतियों से उपलब्ध हुई थी। इस पूंजी का प्रयोग नए नए उद्योग स्थापित करने में किया जाने लगा। तो औद्योगिक क्रांति के कारणों की चर्चा कर सकते हैं या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही आरंभ क्यों हुई। इसका जो पहला कारण था वो था पूंजी की उपलब्धता। दूसरा कारण है सस्ते श्रम की उपलब्धता। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कृषि कार्य में लगे हुए श्रमिकों की अब बड़े पैमाने पर छंटनी की गई। एनक्लोजर पद्धति से बड़े कृषकों को लाभ हुआ क्योंकि इसके फलस्वरूप छोटे कृषकों को अपनी ज़मीनें बड़े कृषकों को बेचनी पड़ी। कृषि के क्षेत्र में ये जो परिवर्तन हुआ उसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी, छोटे किसानों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, अतः यह सस्ता श्रम अब उद्योगों के लिए उपलब्ध था। तो दूसरा जो कारण है वो है सस्ते श्रम की उपलब्धता। अब तीसरा जो कारण है वो है समुद्री गतिविधियाँ यानी समुद्री व्यापार। भौगोलिक खोजों के पश्चात इंग्लैंड के जहाज़ दुनिया के कोने कोने में जाने लग गए थे। ये जहाज़ वापसी में अपने साथ में कच्चा माल, तंबाकू, चाय, गरम मसाले, चीनी, कपास आदि लेकर वापस आते थे। 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड समुद्र की रानी बन चुका था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद इंग्लैंड केवल एक ही वस्तु का निर्यात करता था और वो था ऊनी वस्त्र। अब निर्यात बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया और उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नए उद्योग स्थापित किए गए। इंग्लैंड के लोगों में यह धारणा आई कि यदि इंग्लैंड को दुनिया का सबसे धनी राष्ट्र बनाना है तो उसे अपने आयात और निर्यात में संतुलन स्थापित करना होगा। अतः नए नए उद्योग स्थापित करने के प्रयास किए जाने लगे ताकि उनका निर्यात किया जा सके और नए नए उत्पादन के लिए नए नए उद्योग स्थापित किए गए। इसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार समुद्री गतिविधियाँ, समुद्री व्यापार एक अन्य कारण था जिसने औद्योगिक क्रांति के लिए इंग्लैंड में पृष्ठभूमि तैयार की। अब अगला जो कारण है वह है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। लोहा और कोयला किसी भी उद्योग की रीढ़ माने जाते हैं और इंग्लैंड में ये दोनों ही प्रचुर मात्रा में
उपलब्ध थे और कम दूरी पर उपलब्ध थे, दोनों साथ साथ ही इन दोनों की उपलब्धता थी। लंकाशायर, यॉर्कशायर, ये दोनों लोहा और कोयला के केंद्र थे। साथ ही इंग्लैंड का जो एटमॉस्फेयर था, जो जलवायु जो इंग्लैंड की है, उसने भी औद्योगिक क्रांति के लिए सकारात्मक पृष्ठभूमि तैयार की। इंग्लैंड के मौसम में जो आर्द्रता है, उसकी जलवायु में जो आर्द्रता है, वो वहाँ के सूती वस्त्र उद्योग के लिए वरदान साबित हुई। तो इस प्रकार ये कुछ कारण थे जिनका जिक्र हमने किया है, बाकी हम अगले वीडियो में